तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम एक नई डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी की चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत पर ममलूक डायनेस्टी के पश्चात जिस डायनेस्टी ने शासन किया उसको खिलजी वंश कहा जाता है, जिसने 1290 से 1320 तक शासन किया। और इस वंश का संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के विषय में जानने से पूर्व हमें ये जानना ज़रूरी है कि खिलजी कौन थे, खिलजी किन्हें कहा जाता था। तो खिलजी तुर्की थे, जो कि 10वीं-11वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में तुर्किस्तान से आकर के अफ़गानिस्तान में बस गए थे। अफ़गानिस्तान का जो खल्ज प्रदेश है वहाँ बस गए थे, जो कि हेलमंद नदी का घाटी का प्रदेश है, और वहाँ बस गए थे। इसलिए ये लोग हैं वो, और उन्होंने अफ़गानियों की रहन सहन और रीति रिवाजों को अपना लिया था, इसलिए ये खिलजी कहलाए। तो खिलजी कौन थे? अफ़गानिस्तान में रहने वाले जो तुर्क थे, जिन्होंने अफ़गानियों की रीति रिवाज और परंपराओं को अपना लिया था, वो खिलजी कहलाए। और मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के जो भारत पर आक्रमण हुए उसके समय में ये काफ़ी संख्या में भारत आकर भी बस गए थे, तो ये खिलजी कहा जाता है। अब देखिएगा, जो खिलजी वंश का जो इतिहास लिखा, खिलजी वंश पर जो महत्वपूर्ण कार्य है वो के.एस. लाल का है, प्रसिद्ध इतिहासकार जिसने हिस्ट्री ऑफ खिलजी लिखी। उनका मानना है कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश जो सत्ता में आया, ये केवल वंश परंपरा नहीं, वंश परिवर्तन मात्र नहीं था, अपितु एक बड़ी क्रांति का प्रतीक था। क्योंकि गुलाम वंश जो इलबरी तुर्क थे, उन्होंने जो प्रशासनिक पदों पर जो नियुक्ति है वो जातीय आधार पर नियुक्त किया। उनमें जातीयता की जो भावना है, जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया, और एक तरह से जातीय आधार पर प्रशासन के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की। लेकिन खिलजियों ने योग्यता के आधार पर है वो सभी वर्ग के अमीर वर्गों को है वो मौका दिया। तो एक प्रकार से एक नया परिवर्तन है, जिससे कि सत्ता के आधार है वो विस्तृत हुआ। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि जो खिलजी वंश है वो ने जनता से, अमीर वर्ग से और उलमा वर्ग से किसी का समर्थन प्राप्त नहीं किया शासक बनने के लिए। उन्होंने मुस्लिम जगत को बता दिया कि धार्मिक समर्थन के बिना भी राज्य न केवल जीवित रह सकता है, अपितु सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता है। अर्थात उन्होंने धर्म को राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया खिलजी शासकों ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या लिखा है, मैं वही करता हूँ जो एक प्रकार से राज्य के हित में होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उलिमाओं को उन्होंने महत्व नहीं दिया, जबकि इलबरी जो तुर्क है या गुलाम वंश के शासक है उन्होंने खलीफाओं को महत्व दिया। लेकिन जो खिलजी शासकों ने ऐसा नहीं किया। जैसे कि मैंने बताया कि खिलजी जो दासवंश के शासक उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया, और इलबरी तुर्क ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, और बलबन ने अपने विरोधियों को दमन के लिए हिंसात्मक तरीकों को अपनाया, मतलब जातीय निरंकुशता को बढ़ावा दिया। जबकि जो खिलजी डायनेस्टी के जो शासक हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी है, उसने एक प्रकार से उदारता से शासन करने की एक नई परंपरा है वो चलाई। खिलजी डायनेस्टी के लोगों को मानना था कि उनमें शाही खून नहीं है, वो शाही वंश से संबंधित नहीं है। जैसे बलबन अफरेशापुल को अपने आप को बताता था। उसने कहा कि नीचे तबके का जो लोग है, वो भी जो लोगों की धारणा की लोगों की मिथ्या धारणा की प्रभुसत्ता में केवल विशेषाधिकार वर्ग का ही एकाधिकार होता है, या शासन वही कर सकते हैं जो एक प्रिविलेज क्लास के लोग ही कर सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति भी है वो कर सकता है। तो खिलजी क्रांति निश्चित रूप से तुर्की आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का विद्रोह था, और ये उनके विरुद्ध विद्रोह था जो गौरी और गजनी से प्रेरणा लेते थे। तो इस प्रकार जो खिलजी जो क्रांति है उसमें एक योग्यता के आधार पर, और इन्होंने बड़े पैमाने पर है वो साम्राज्य विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त किया इस समय में। क्योंकि बलबन ने जो एक दिल्ली सल्तनत की जो एक सुदृढ़ नींव डाली थी, उस पर महल बनाने का कार्य है वो खिलजी शासकों ने किया। तो खिलजी क्रांति के पश्चात दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इस खिलजी शासकों ने जब साम्राज्य बड़ा जब मिला, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि और कला साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, और प्रशासनिक क्षेत्र में भी खिलजी शासकों ने बड़े सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो एक अद्भुत थी, उनकी सैन्य सुधार है और राजस्व सुधार अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण थे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के पश्चात जो खिलजी वंश आता है, इसमें केवल एक वंश परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु एक महत्वपूर्ण आधारभूत परिवर्तन हुआ, जिसको हम क्रांति की संज्ञा देते हैं, और इसी को हम खिलजी क्रांति कहते हैं। तो खिलजी क्रांति
क्या थी, जिसका इम्पोर्टेंस क्या, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब दूसरी बात आपको ये जानना है कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका वास्तविक नाम मलिक फ़िरोज़ था, और किस प्रकार से जो गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद कैमुर्स की हत्या करके किस प्रकार वो शासक है वो बन जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि जो जलालुद्दीन खिलजी है वो एक प्रकार से काफ़ी उदार था। बलबन के समय में उसने मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पश्चिमी सीमांत प्रांत पे उसको नियुक्त किया गया था और मंगोलों को उसने काफ़ी पराजित किया था। तो सैनिक रूप से एक सेनापति के रूप में वो एक सफल था, लेकिन शासक के रूप में वो काफ़ी उदार था। कैमूर्स की हत्या करने के पश्चात 13 जून 1290 को दिल्ली के पास कोलूगुडी के अंदर राज्यारोहण होता है और फिरोज शाह की वो उपाधि धारण करता है। इस समय उसकी आयु 70 वर्ष थी, और 70 वर्ष की होने की वजह से अब वो एक तरह से आक्रामक नीति को छोड़ कर के एक उदार नीति है वो अपनाता है। और वो खुद कहता था कि मैं बूढ़ा मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहता। इसके समय में आपको ये जानना है कि इसके समय में एक नव मुस्लिम शब्द आता है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल आक्रमण हुए उसमें कुछ मंगोल जो है वो दिल्ली आकर के बस गए थे और उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल जिन्होंने दिल्ली आकर के इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और वहीं बस गए थे, उनको नव मुस्लिम कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी है, इसके समय के अंदर है वो अनेक विद्रोह होते हैं जिसका वो दमन करता है। जैसे सिद्धू मोल्ला का विद्रोह होता है, जो कि ईरान का सूफी संत था, और वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी है वो उसको हाथियों के पैरों के नीचे कुचल कर उसका वध करवा देता है। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन वो उसको जीत नहीं पाया, और वो कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों से मुसलमान के एक बाल को अधिक मूल्यवान समझता हूँ। इस प्रकार उसने रणथंभौर अभियान बीच में से छोड़ दिया। मलिक सजू का विद्रोह इसके समय में होता है, जो बलबन का भतीजा था, और इसके विद्रोह का भी दमन करता है। इसके समय में मंगोलों का आक्रमण होता है। अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोल भारत पर आक्रमण किया, परंतु इस आक्रमण का, मंगोलों के आक्रमण का दमन कर दिया जाता है। चंगेज़ खां का पुत्र उलुग खां है के अनुयायी है ने भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। जैसे मैंने बताया कि वो दिल्ली बस जाते हैं, उनको नो मुस्लिम कहा जाता है। इसके समय में कड़ा और मानिकपुर का जो गवर्नर था वो उसका भतीजा और उसका ससुर था अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो उसका चाचा था। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, मतलब इसका भतीजा था। तो हम कह सकते हैं कि ये गवर्नर था कड़ा और मानिकपुर के समय, कड़ा और मानिकपुर का गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये जलालुद्दीन खिलजी की अनुमति के बिना ये अलाउद्दीन खिलजी है वो देवगिरी पर आक्रमण कर देता है और वहाँ रामचंद्र देव को पराजित करके वहाँ अपार धनराशि है वो लूट के ले आता है। और जब इसको जो जलालुद्दीन खिलजी गुस्सा होता है तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन एक षड्यंत्र रचता है और वो कड़ा जलालुद्दीन खिलजी को बुला लेता है और वहीं उसकी हत्या कर देता है और अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी है की मृत्यु के पश्चात है वो अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, जो कि उसका भतीजा और दामाद था, जो एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।